अब मैं देख सबका जो मैं कल पढ़ाया, जो कल नहीं आए थे ऑफलाइन, वो अपने नोट्स दिखाओ जरा। हाँ हमारा एब्सेंट तो नहीं दिखा रहा है ग्रुप में। देंगे अपने अभी। एक बार सुन लो फिर भी। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है उसमें मैंने क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना। मतलब लिक्विड में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं किससे, गैसेस से, करेक्ट। तो बेसिकली हमें लिक्विड के जो इंट्रैक्शंस है उनको ओवरकम कराना है, किसी को गैस में कन्वर्ट करना है। बेसिकली हमें यदि किसी का बॉइलिंग पॉइंट पता करना है, इसका मतलब क्या, उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करेंगे, और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करेंगे इसका मतलब है उनके बीच के जो इंटरेक्शंस है उसको ओवरकम करेंगे। अब यदि आपको ये पता चल जाए कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसका क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। सिंपल बोल सकते हैं, यदि आपके दो कंपाउंड है, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है और एक में वॉन डेर वाल इंटरेक्शन है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बोलो। जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है उसका ज्यादा होगा ना। तब भूल गए केमिकल बॉन्डिंग, बताया था ना केमिकल बॉन्डिंग में एच बॉन्डिंग, जो एच बॉन्ड के जो इंटरेक्शंस होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू वॉन डेर वाल इंटरेक्शन, याद है ना। तो बस ये इंटरेक्शन हम लोग देखेंगे और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कमेंट करेंगे। देखो जरा, boiling point of a compound depends on boiling point of a compound depends on the intermolecular force of attraction. ऑनलाइन आवाज आ रही है सभी को? आ रही है सर। बढ़िया आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो बढ़िया। मैंने हम चेंज किए तुम लोग के लिए, शायद तुम लोग तब सही आवाज आने लगे। Boiling point of a compound depends on the intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces of attraction existing between two molecules, if a compound has strong forces of attraction, if a compound has strong forces of attraction, then the boiling point is high. सर आप रिपीट कर सकते हो? इंटरमॉलिक्यूलर डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन, देखो आगे, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ दोबारा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन two molecule. If a compound has strong forces of attraction, then boiling point is high. ठीक है। यदि आपसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर पूछा जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद
कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं ये पता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड, और मैंने लंदन फोर्सेस ये बताए थे। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है यही होता है ना, केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स में तो क्या बोला था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स बताए थे? हाइड्रोजन बॉन्ड या वॉन्डर वॉल फोर्स। वॉन्डर वॉल फोर्स 3 टाइप के थे, याद है ना? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस, और नॉन पोलर के बीच में जो डिस्पर्सन फोर्स था। तो क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल, और सीधे इधर क्या लिख दूं मैं? वॉन्डर वॉल फोर्स। क्लियर है? यदि आपके कंपाउंड में ये इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन है, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट? क्लियर है ये बात? इसको पहला पॉइंट डाल के लिखो, दूसरा पॉइंट डाल के लिखो नेक्स्ट। सर पहला पॉइंट तो है था ना, लास्ट में बॉइलिंग पॉइंट इज हाई पे खत्म हो रहा है। पहला पॉइंट ये था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली सर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के बाद क्या है? वॉन्डर वॉल फोर्सेस, वॉन्डर वॉल फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अमंग होमोलॉग्स। 7 minutes. क्या बेटा बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या हुआ? कहीं जाना था, क्लास आना पड़ा? सर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के बाद क्या लिखा है? अरे वॉन्डर वॉल फोर्सेस, ओके सर। देखो जरा सेकंड पॉइंट, अमंग होमोलॉग्स, molecular weight increases, molecular weight increases, van der Waal forces increases. Can you repeat among homologs? Among homologs, molecular weight increases, molecular weight increases, van der Waal forces increases, boiling point also increases. यदि सपोज आपके पास बेटा एक कंपाउंड ये है, ये क्या है? होमोलॉग्स है। करेक्ट? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? CH2 का डिफरेंस है। यदि वो कंपाउंड जिसमें CH2 का डिफरेंस हो वो क्या होते हैं? होमोलॉग्स। और यदि वो कंपाउंड वो होमोलॉगस या सीरीज बोलो या होमोलॉग्स बोलो, वो कंपाउंड इनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हुआ। यदि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हुआ तो क्या इसके वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस इंक्रीज होंगे? वॉन डेर वाल इंटरेक्शन कैसे देखते थे? जिसका साइज बड़ा होता है उसमें वॉन डेर वाल इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं, ये बताया था। इसका साइज बड़ा होगा उसमें वॉन डेर वाल इंटरेक्शन ज्यादा होंगे। यदि सपोज ये मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, जबकि ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? इस तरीके से। तो जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा उनके बीच में इंटरेक्शंस कैसे होंगे? ज्यादा होंगे, क्योंकि इधर पे कोई चार्ज तो डेवलप होता नहीं, जस्ट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होते हैं। यदि ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है तो इन मॉलिक्यूल में यदि आपको वॉन डेर वाल इंटरेक्शन पता करना है तो हम लोग क्या देखेंगे? जितना ज्यादा उनमें सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं? यदि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। यही बात दिखाया कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। इसे बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस
एरिया, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वॉन डर वॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। आगे समझ में क्लियर है। इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, इसका। ये ऐसा कुछ पूछा जाए, इन दोनों में किसका होगा, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो रही वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी, बट इसमें क्या होगा, इसके जो वॉन डेर वाल इंटरेक्शन होंगे वो ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे एज कंपेयर टू, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो उनका जो वॉन डेर वाल इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। वॉन डेर वाल इंटरेक्शन ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। आगे समझ। यदि आपको किसी भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में यदि आपको इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी हो या आपको ज्योमेट्रिकल में पता करना हो तो जस्ट सिंपल हम लोग क्या देखेंगे, इनके बीच में इंटरेक्शंस को चेक करेंगे। यदि कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यदि उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होगी क्या वॉन डेर वाल इंटरेक्शन है तो जस्ट मॉलिक्यूलर वेट चेक करो, यदि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यदि आपसे ये पूछा जाए ये ए बी सी में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एबीसी में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा, क्यों, अरे होगा तो बोलो तो से बैठे हो। हाँ सर, एक ही ज्यादा होगा। सर हम इंतजार करेंगे, आपको इरिटेट कर देंगे, उसके बाद हम आप अपने आप बोलो, क्यों बोलो, यदि आ रहा है बोलो, नहीं आ रहा है बोलो, सब नहीं आ रहा है सही से बोलो, ठीक है। सर ए ये इसलिए पांच ज्यादा होगा ना क्योंकि ए में मतलब बी और सी में कार्बन्स दो दो अटैच्ड हैं दूसरी जगह, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन ज्यादा हाँ, है, ठीक दो है दो कार्बन पे। ठीक है ठीक है। ये देखो ये सरफेस एरिया यदि ज्यादा है इससे एज कंपेयर टू दिस, यदि सरफेस एरिया ज्यादा है तो वॉन डेर वाल इंटरेक्शन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और यदि वॉन डेर वाल इंटरेक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट। आगे समझ में क्लियर है ये बात। तो हम लोग इधर इधर क्या बोल सकते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, यदि कहीं पर ब्रांचिंग कहीं पर कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। इधर देखो ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर है। देखो जरा नेक्स्ट, यदि आपको कुछ इस तरीके के कंपाउंड में पूछा जाए, इन दोनों में यदि आपसे पूछा जाए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, किसका ज्यादा होना चाहिए। अब ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, करेक्ट। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में यदि आपको पता करना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो कैसे पता करेंगे, क्या देखो कुछ देख के समझ में आ रहा है, हाँ
एक आ The जाता होगा second. The second. सेकंड, कुछ सेकंड बोल रहे हैं, कुछ first। हाँ तुम्हारा फर्स्ट, वैसे फर्स्ट क्यों है बताओ? तुम दोनों का सर्किट ये अलग अलग होगा। हाँ ऑनलाइन जो इस सेकंड वाले में ज्यादा बोल रहे हैं तो क्यों ज्यादा होगा बताओ जरा। अरे किसी को आंसर बताओ, सेकंड ज्यादा है। Sir. हाँ बोलो बोलो। तो सेकंड वाले में डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी। वेरी गुड, करेक्ट। देखो जरा, ये जो CH3C है, इसका डायपोल मोमेंट कुछ इस तरफ होगा, इसका डायपोल मोमेंट कुछ इस तरफ होगा, इसका डायपोल मोमेंट कुछ इस तरफ, इसका डायपोल मोमेंट कुछ इस तरफ। इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0। और इसका क्या होगा? ये कंपाउंड कैसा है? पोलर। तो इसमें क्या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा? यदि इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है और इसमें क्या है? वॉन डेर वाल इंटरेक्शन, मतलब 0, नॉन पोलर कंपाउंड। तो किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? सेकंड में। तो आंसर क्या होगा? समझ गए? तो इनमें आपको सरफेस एरिया नहीं देखना है, इनका सरफेस एरिया ऑलमोस्ट सेम ही होगा। हाँ थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाओगे ज्यादा तो बोल पाओगे कि हाँ सर इसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल डायगोनली दूर दूर जा रहे हैं, तो हाँ सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा, बट उसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है? ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, ये क्या है? नॉन पोलर। तो इस तरीके से यदि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपको यदि बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो क्या करोगे? जस्ट सिंपल डायपोल। तो क्या बोल सकते हैं? डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो सिंपल बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ओके एक पॉइंट भी लिख सकते हो इधर, more polar geometrical isomers have higher boiling point, Sir, can you repeat? more polar geometrical isomers have higher boiling point। आया समझ में? जो ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा, ज्यादा पोलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। आगे समझ क्लियर है इतना? बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जरा, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो तुम लोग का ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है 11 का हाइड्रोकार्बन, उसमें ये सब क्या हाइड्रोकार्बन है, ये सब क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना। यदि उसमें भी आपको क्या होगा, आप हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाएगी, तो वो और इधर जो सीख लिया वो सेम ही है, इधर सीख लिया तो उधर नहीं सीखा। बेसिकली हाइड्रोकार्बन की जो प्रॉपर्टीज वाला जो सेक्शन होगा वो यही कंप्लीट हो जाएगा। एक बार उसको फिर भी उस टाइम देख लेंगे या आप लोग अपने से देख लोगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? निकलता नहीं है कुछ बाहर, बस सॉलिड 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 से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? मेल्टिंग पॉइंट। बेसिकली इधर भी हमें क्या करना है, जो सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड,
मतलब जो स्ट्रॉन्ग, जो आपके सॉलिड के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, उसको आपको क्या करना है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें जो बेसिकली इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे उसको ओवरकम कराना पड़ेगा। यदि ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसमें कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इसमें भी हम लोग सेम बात बोल सकते हैं, जिसमें वो सारे मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, इंटरेक्शन ज्यादा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, तो ये पहला फैक्टर तो सेम है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो आप लगा सकते हो। अच्छा ये बताओ, कभी आपने वुड को बर्न किया है, मतलब लकड़ी को जलाया है, कभी जलाया है? अच्छा ये बताओ, कैसी लकड़ी जल्दी जल जाएगी, सूखी और गीली? साइज से उसका शेप बताओ, उसका पतली या अनसिमेट्रिकल, जिससे कुछ इस तरफ से कुछ निकला हो, इस तरफ से कुछ निकला हो, और एक आपको दे दिया जाए स्क्वायर शेप में, उसको जलाना ज्यादा टफ है, और या एक नॉर्मल पतली सी लंबी सी हो, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में हो, या किसी से कोई बाहर निकला हुआ है, मतलब उस तरह। एक आपको कुछ ऐसे और एक लकड़ी कुछ इस आपको ऐसे दे दो, और उससे पता चले ब्रांचेस। तो इसमें आग लगाना ज्यादा आसान है क्योंकि यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। इस तरफ ज्यादा पतली होगा तो इस कॉर्नर से लगा सकते हो। बट क्या ये यदि स्क्वायर रिएक्शन तो ये क्या, अब ये यदि ऐसा कुछ है तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अच्छा कभी सोचा जो आइस क्यूब होता है, वो आइस क्यूब भी क्यों होता है? हाँ? Can you repeat the question? मैं जो पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोग एक बार जो हम लोग बोलते हैं कि आइस क्यूब, बेसिकली जो हम लोग आइस को फ्रीज करते हैं तो क्यूबिकल शेप में करते हैं। क्यूबिकल शेप में क्यों करते हैं? इससे जल्दी जल्दी मेल्ट नहीं होता, यही पता है ना? सही पता। तो अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग इधर यूज करें। क्या है, यदि कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि कोई कंपाउंड आपका क्या है, सिमेट्रिकल है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। जैसे इसको बर्न करना, इसका कंबशन टफ हो जाएगा, वैसे ही इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मेल्ट होना भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे क्यूबिकल शेप का आइस क्यूब जो क्यूबिकल शेप का होता है, वो सिमेट्रिक होने की वजह से उसका वो बहुत धीरे धीरे मेल्ट होता है, ठीक है। और बहुत धीरे धीरे मेल्ट, क्योंकि हम लोग यदि आइस क्यूब बना रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है कि वो ज्यादा समय के लिए आइस क्यूब के फॉर्म में रहे, करेक्ट। यदि पता चला हमने आइस क्यूब बनाया और उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं है, 2 मिनट के अंदर सब खत्म, तो उसका जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो सकता। तो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है, यदि कोई सिमेट्रिक कंपाउंड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो सिमेट्रिक वर्ड है इसको हम लोग को इधर भी यूज करना पड़ेगा। यदि आपका कोई हाइड्रोकार्बन कैसा है, सिमेट्रिक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, समझ गए? यदि सपोज यही क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूं फिर से, तो इसके यदि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना हो तो क्या हो जाएगा, सोच के बताओ जरा, दिमाग लगाओ। इन तीनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा? C का होगा। फिर उसके बाद बी। बी, बी नहीं, उसके फर्स्ट। बाद A, उसके बाद B, C A B। देखो जरा ये क्या है, सब ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब इन दोनों में आप क्या चेक करोगे, सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया होगा ज्यादा होगा तो वॉन डेर वाल इंटरेक्शन ज्यादा होंगे। और अभी हमने सीखा ये वाला फैक्टर तो अट्रैक्शन वाला फैक्टर तो सेम है, यदि अट्रैक्शन ज्यादा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, करेक्ट। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है, ये सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक है। वो सारे कंपाउंड जो आपके सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक हो, जो चारों तरफ से क्या हो, एकदम सिमेट्रिक, कुछ भी, तो उस वैसे कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और इन तीनों में क्या आंसर हो जाएगा, सी। फिर इन दोनों को सरफेस एरिया से चेक करेंगे, क्योंकि इसमें वॉन डेर वाल इंटरेक्शन ज्यादा है, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा,
ये आ गया आपका मेल्टिंग पॉइंट। सर तो अरे मतलब मेन हम लोग फैक्टर ब्रांचिंग ही लेंगे, सरफेस एरिया नहीं लेंगे। ब्रांचिंग और सरफेस एरिया तो सेम फैक्टर है यार। यदि ये मत, अब इसको आप ब्रांचिंग मत बोलो यार, इसको सिमेट्रिक बोलो ना, एक नया वर्ड दे तो ना। यदि कोई कंपाउंड सिमेट्रिक है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉरी, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है तो नॉर्मली जो हम लोग क्या कर, जो वॉन डेर वाल इंटरेक्शन चेक कर रहे हैं वो। क्लियर यश? ओके, यस सर। देखो जरा इसमें melting point of an organic compound, melting point of an organic compound depends upon its packing, depends upon its packing, depends upon its packing in solid state, in solid state, सर डिपेंड्स अपॉन its packing in solid state, वो किस तरीके से पैक्ड है, किस तरीके से उसका पैकिंग है, इस तरीके से या इस तरीके से। मेल्टिंग पॉइंट आपका किस पर डिपेंड करेगा, अट्रैक्शन पर भी करेगा और पैकिंग पर डिपेंड करेगा। यदि इस तरीके से सिमेट्रिकली कोई कंपाउंड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सॉलिड स्टेट द पैकिंग डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे को पता है तुम लोग। Melting point of an organic compounds depends upon its packing in solid state. The packing depends upon following factor. पहला फैक्टर लिखो, intermolecular forces of attraction। तो मैंने लिखा था उधर intermolecular forces of attraction, H bonding, फिर dipole dipole interaction, फिर सेम उसको लिखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसमें क्या लिखाया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे ज्यादा, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फिर वॉन डेर वाल। उस लाइन को फिर से दोबारा लिख लो, सर कैन यू रिपीट? मैंने पहला पॉइंट बोला आपको, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के नीचे लिख लो हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डिंग वाले इंटरेक्शन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। फिर उसके बाद डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, देन क्या आएगा, वॉन डेर वाल, ठीक है। तो जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा है उसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। सेकंड पॉइंट लिखो, सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट, सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। यदि सिमेट्री ज्यादा होगी तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसमें लिखो जरा, ये हेडिंग की तरह लिख लेना, या तो उसके नीचे लिखो, इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, in geometrical isomers, in geometrical isomers, trans isomers are more symmetrical. In geometrical isomers, trans isomers are more symmetrical. In geometrical isomers, the trans isomers are more symmetrical than cis isomer. So trans isomer have higher melting point than cis isomer. Next point लिखो, molecular weight। next point लिखो, molecular weight increases, molecular weight increases
molecular weight increases, van der Waals forces increases, melting point also increases. सर हैव हायर के बाद एक बार फिर से बताएंगे. Have higher, कहाँ higher? Have higher melting point than cis isomer, last point था. हाँ. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला था मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, van der Waals फोर्सेस इंक्रीजेस, सो मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस. ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसका आंसर ये लिख लेना. ठीक है, और ये क्वेश्चन कर लो अपने कॉपी पे. यदि कहीं पर RCOH है और RCOO आ रहा है, इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ये क्वेश्चन है दिया, आपसे पूछ लिया जाए, इन दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लो. इसमें क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले इंटरेक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा. इसमें क्या, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड वाले इंटरेक्शन ज्यादा होगा. आगे समझ में इतना? ये तीनों क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद और ये ए और ये बी, इसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बी सेकंड. ज्यादा होगा क्यों? ट्रांस है, वो ट्रांस. रट लिया, रट ही लिया. और क्या सिमेट्री दिख रही है? देखो अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाते. अभी आपने सीखा था इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जैसा डाइपोल मोमेंट होता है वैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे डाइपोल मोमेंट वैसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, और वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट का मत कर देना. इसका लगेगा कि आपको क्या डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा है, और इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दूसरा वाला मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो. जैसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी तो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक कर सकते हैं ना, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस, करेक्ट? क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इसमें नॉन पोलर, करेक्ट? बट प्रॉब्लम क्या है, ये ज्यादा सिमेट्रिक है, और सिमेट्री होने की वजह से क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो रहा है. तो इधर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो सही टिक कर देंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट का भी इसी को यही कर देंगे. क्यों? क्योंकि बोलेंगे कि भाई इसमें भी तो इंटरेक्शन ज्यादा है, इंटरेक्शन ज्यादा है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा. बट हम क्या याद रखेंगे, ये जो ट्रांस है वो ज्यादा सिमेट्रिक होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा होता है. और सिमेट्रिक कैसे ज्यादा है ये देखो, इधर सिमेट्रिक मतलब बेटा चारों तरफ से क्या हो? बराबर. इधर देखोगे तो ऊपर क्या है? HH, और नीचे क्या है? इधर ज्यादा हैवी है, इधर पे क्या है? लाइट है. तो नीचे तरफ क्या होगा? ज्यादा हैवी होगा, ऊपर लाइट है, तो क्या सिमेट्रिक है? बट इधर देखोगे तो ऊपर क्या है? HCl का वेट, इधर भी क्या है? HCl.
इधर भी क्या है HCl, इधर भी क्या है, तो चारों तरफ से सिमेट्रिक है, चारों तरफ से HCl ही है, तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा सिमेट्रिक है। यदि ये ज्यादा सिमेट्रिक है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नोट करो। इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट। फर्स्ट ज्यादा सिमेट्रिक है, करेक्ट, फर्स्ट ज्यादा सिमेट्रिक है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर क्या हो जाएगा, नोट कर लो इसको। सेकंड और थर्ड में कैसे डिसाइड किया आपने? सेकंड और थर्ड में बेटा हम लोग सिमेट्रिक से डिफाइन, ये ज्यादा सिमेट्रिक है एज कंपेयर टू ये क्या होता है ज्यादा है। ओके सर। नॉर्मली देखो मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन का जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो सिमेट्री होता है, ठीक है, तो हम लोग हमेशा मेल्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे, सिमेट्री यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो जरा, वाटर सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर सॉल्युबिलिटी। सर मेल्टिंग पॉइंट में लिखना है ना? ये मेल्टिंग पॉइंट में हो गया, अब नेक्स्ट है बेटा वाटर सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4, So third factor. थर्ड फैक्टर नहीं, फोर्थ प्रॉपर्टी, पहले डाइपोल मोमेंट सीखे, फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट सीखे, बॉइलिंग पॉइंट सीखे, अब हम लोग वाटर सॉल्युबिलिटी सीखे, फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो ये जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या कोई भी कंपाउंड है वो वाटर सॉल्युबल कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। ये फोर्थ है वाटर सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी आप सबको क्लियर है क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, और लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब जो ज्यादा पोलर होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, क्योंकि वाटर क्या है पोलर। आगे समझ में, ये सिंपल याद रहेगा याद कि यदि वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करना है मतलब वाटर क्या पोलर, और जितना ज्यादा पोलर होगा वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा सॉल्युबल। तो सिंपल यदि वाटर सॉल्युबिलिटी आप पूछेगा तो क्या बोलोगे, यदि दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन चेक कर लो, यदि किसी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है किसी से तो वो ज्यादा पोलर होगा, वो ज्यादा पोलर होगा तो वो वाटर सॉल्युबल होगा ज्यादा। यदि कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है और कहीं पर सिर्फ वॉन डेर वाल इंटरेक्शन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि उससे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं, जो अभी तक हम लोग ने सीखा, कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड, कहीं पर वॉन डेर वाल और कहीं पर क्या है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो ऑर्डर क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड फिर डाइपोल डाइपोल फिर वॉन डेर वाल। और सिंपल क्या बोल सकते हैं, यदि दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंपेयर करना है तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसका वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा। क्लियर है, इसमें कुछ अलग से पढ़ाने की जरूरत है नहीं है, तो जो बोला मैंने लिख लो। मैं भी कुछ ज्यादा लिखा नहीं है सर थोड़ा लिखवा दो ना, मतलब पॉइंट्स को ठीक से। हाँ। देखो जरा देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वाटर सॉल्युबिलिटी
ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल क्या है, पोलर, करेक्ट। यदि कंपाउंड पोलर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेसिकली मोर पोलर मोर सॉल्युबल, क्या था, अच्छा बताओ मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो बताओ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, हाँ? कैसे, देखो ये जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर, और नॉन पोलर यदि मॉलिक्यूल है इसका मतलब क्या, वो लेस सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसका मतलब क्या है, लेस सॉल्युबल होगा, यदि जिसमें ज्यादा वॉन डेर वाल अट्रैक्शन मतलब वो ज्यादा नॉन पोलर है वो क्या होगा, लेस सॉल्युबल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी सिंपल, यदि आपसे पूछा जाए 3OH वाटर सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसमें क्या आएगा, सर डाइपोल मोमेंट के लिए क्या लिखा है? हाँ डाइपोल लिखा है, डाइपोल अट्रैक्शन में डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सॉल्युबिलिटी, तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है यदि उसमें डाइपोल इंटरेक्शन है तो उसकी मोमेंट क्या होगी, इसका क्या होगा बताओ जरा, सर सेकंड का सेकंड का देखो अब इधर क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट है ये ब्रांचिंग बढ़ रहा है, ब्रांचिंग बढ़ा इसका मतलब क्या है, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन कम होंगे मतलब इसका नॉन पोलर नेचर कम होगा, मतलब पोलर नेचर ज्यादा होगा, पोलर नेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, आगे समझ, क्या बोल सकते हो कि यदि ब्रांच बढ़ेगा लिख दो, लिख जाएगा,
क्या बोल सकता हूँ? बढ़ेगा तो क्या होगा? अंडरग्राउंड फोर्सेस कम होंगे, सॉल्युबिलिटी क्या होगा? वाटर सॉल्युबिलिटी आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए। इसमें बताओ जरा कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? क्या हो गया अभी? हाँ? खाना नहीं खाया? कुछ लेके नहीं आया था? कुछ वो तो खाना है तो खा लो। हाँ? बाहर जाके खाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? हाँ हाँ जाना है। नहीं, किसी को यदि जाना है तो वो जा सकता है, जबरदस्ती का कुछ है। क्या होता है? ये बेटा दादी के यहाँ जाना, मौसी के यहाँ जाना, सब जगह जरूरी है। नहीं वो सब बहुत जरूरी है। यही तो क्या है, खुद से जिंदगी दोबारा मौका देगी। नानी आज के नानी के यहाँ 2 साल नहीं जाओगे तो फिर दोबारा मौका कभी मिलने का नहीं। क्या आ रहा है इसका? क्या ये ज्यादा सॉल्युबल आ रहा है? कैसे? डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। कैसे? इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में। ये क्या होगा? इसका इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका ये क्या हो गया? 0। इसका 0 हो गया और इसका ये ज्यादा पोलर है तो क्या होगा? सॉल्युबल। आगे समझ? इसीलिए लिख सकते हो मोर पोलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो एक इधर लिख लो, इधर एक नीचे मोर पोलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। More polar symmetrical isomer is more soluble in water. Sir, can you repeat? More polar symmetrical isomer is more soluble in water. Sir, more polar symmetrical isomer is more soluble in water. जो हम लोग ने इधर किया उसी को लिखा रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालो स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वीक होगा। नेक्स्ट वीक होगा डाउट क्लास। ये हो गया।
क्या हेडिंग डाला? सॉरी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है? कोई कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कब होगा? बेसिकली रिपल्शन कम हो, स्टेबल ज्यादा कम होगा जब उसके बीच में क्या होगा? रिपल्शन कम हो, करेक्ट? तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि यदि मॉलिक्यूल में स्टेरिक रिपल्शन कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्शन। और स्टेरिक रिपल्शन क्या होगा? सपोज ऐसा कुछ है, ये दो कंपाउंड से हमें जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ही क्या करना है? स्टेबिलिटी चेक करना है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कौन ज्यादा स्टेबल है ये यदि हमें पता करना है तो हमें ये क्या चेक करना है? इनमें स्टेरिक रिपल्शन कितना है। स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो कंपाउंड कम स्टेबल होगा। यदि कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है मतलब उसका एनर्जी कम होना चाहिए, तो उसमें स्टेरिक रिपल्शन कम होना चाहिए। अब ये जो दो एटम है ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इनका साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा है तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पास पास होंगे, और इनके इलेक्ट्रॉन यदि पास पास होंगे तो इनके बीच में क्या होगा? स्टेरिक रिपल्शन होगा। स्टेरिक मतलब होता है बेटा आजू बाजू। इसके कोई भी वर्ड यदि कहीं पर स्टेरिक यूज हो या क्राउडिंग यूज हो तो इसका मतलब क्या है कि आजू बाजू में कितना क्राउडेड है, कितने लोग है, कितने मॉलिक्यूल्स। करेक्ट? CH3 को देखा जाए तो इधर H जा रहा होगा, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H। इनके आपस में मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होगा, और जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होगा, जो कि क्या होगा? रिपल्सन। तो ये जो दो मॉलिक्यूल है इनकी साइज बड़े होने की वजह से इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। करेक्ट? यदि इसमें रिपल्सन ज्यादा है तो इसका स्टेबिलिटी, और यदि इधर पर स्टेरिक रिपल्सन देखा जाए तो इसका हाइड्रोजन के साथ और सिर्फ इसका हाइड्रोजन के साथ, और इन दोनों के बीच में आपस में नहीं होगी, ये ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इधर पर स्टेरिक रिपल्सन क्या होगा? इसमें कम होगा। यदि ओवरऑल इसमें स्टेरिक रिपल्सन कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगा? करेक्ट? तो मैं स्टेबिलिटी क्या बोल सकता हूँ? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्सन डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। करेक्ट? एनर्जी यदि ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेरिक रिपल्सन यदि ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। करेक्ट? बात समझ में आ गया? तो सिंपल क्या बोलेंगे इधर? अलग टॉपिक से लिखना है बेटा ये स्टेबिलिटी नया टॉपिक है ना, 5। ओके सर 5 स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी के बारे में सीखा। ठीक है? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्सन। यदि दो मॉलिक्यूल्स बड़े हैं तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है? सर आप स्टेरिक रिपल्शन के बारे में वापस बता सकते हैं? बेटा स्टेरिक रिपल्शन मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना रिपल्सन। ठीक है? यदि दो मॉलिक्यूल्स आजू बाजू, ठीक है, तो इन आजू बाजू के मॉलिक्यूल्स इनके इलेक्ट्रॉन्स भी इधर ही होंगे, इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स भी इधर ही होंगे। इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसलिए आपको पता है कि दो मॉलिक्यूल कभी कंपाउंड भी बनाते हैं तो क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होते हैं। करेक्ट? यदि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से पास है तो उनके बीच में रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वो ज्यादा हो जाता है। वैसे ही सेम बेटा ये जो कार्बन है इसमें जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें जो कार्बन में हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन है या कार्बन है, इधर पर इनके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे एटम के, और एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में आप यदि ये ज्यादा पास पास है तो इनके एटम्स क्या आएंगे? रिपेल करेंगे। यदि इनके रिपेल करेंगे तो इनका एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? आया समझ में? तो सिंपल स्टेरिक रिपल्शन क्या समझोगे हमेशा? जो आजू बाजू के कंपाउंड्स है, जो पास पास कंपाउंड है, उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है। यदि वो बहुत ज्यादा बड़े साइज के हैं
इसका मतलब क्या, उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, मतलब उनके बीच में करेक्ट। यदि छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, एक बड़ा एक छोटा, तो रिलेटिवली बड़े बड़े से बड़ा छोटा क्या होगा, कम रिपेल करेगा, करेक्ट। तो इसका स्टेरिक रिपल्सन क्या होगा, अभी आया क्या समझ में? यस सर। नोट कर लो, ये स्टेबिलिटी हेडिंग डाल लो, ये सब लिख लो। अच्छा ये बताओ, एक मिनट और रुको। यदि किसी को जलाना है आपको, तो ज्यादा स्टेबल होगा उसको जलाना ज्यादा आसान है, या कोई कम स्टेबल होगा तो उसको जलाना ज्यादा आसान है? हाँ? जो कम स्टेबल है। कम स्टेबल को जलाना ज्यादा आसान है। और ये बताओ, जलाने के बाद कौन ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा, ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल? सर रिपीट कर सकते हैं आप? तो बेसिकली मैं अभी बात करने जा रहा हूँ हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ कंबशन तो आपको सबको पता है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन को जलाओ तो क्या होगा, उससे जो एनर्जी निकलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबशन, करेक्ट। और यदि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन यदि H2 के साथ कराओ वो सैचुरेटेड बन जाएगा। सपोज ऐसा कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, इसकी रिएक्शन यदि H2 के साथ कराओ और इधर क्या हो जाता है, दो H2 ऐड हो जाता है, ठीक है। इधर क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, आपको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा है और इधर पे दो नए बॉन्ड फॉर्म हुए, तो ओवरऑल एनर्जी इधर भी क्या मिलेगी, हमें ज्यादा मिलेगी, ठीक है। हमेशा याद रखो, बॉन्ड ब्रेक करना है इसका मतलब एनर्जी देना है, और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इधर क्या हो, ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेक कम करना पड़ रहा है, अरे हाँ इधर H2 को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो ओवरऑल तो हम लोग रीटा के हिसाब से ही बोल सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं कभी कभी, जब हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इधर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो हीट बेसिकली इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। और हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करो तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हीट ऑफ कंबशन। अब आप बताओ कि यदि किसी ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल को आप बर्न करोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगा, या कम स्टेबल मॉलिक्यूल को बर्न करोगे तो ज्यादा एनर्जी? सर कम स्टेबल को करेंगे तो। क्यों भाई, कम स्टेबल को करोगे तो क्यों, ज्यादा क्यों मिलेगा? सर मोर स्टेबल। देखो यदि बेटा ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है तो आपको उसको बर्न करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमें कुछ मिलेगी। और यदि कोई कम स्टेबल है तो हमें कुछ एनर्जी रिलेटिवली कम देनी पड़ेगी, फिर हमें कुछ मिलेगी, करेक्ट। तो ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल में ओवरऑल हमें एनर्जी किसमें, मतलब किसमें ज्यादा फायदा होगा, जिसमें हमने कम दी कुछ मिला, जिसमें हमने बहुत ज्यादा दी थोड़ा ज्यादा मिला, बट हमें क्या फायदा किसमें ज्यादा होगा, जिससे ओवरऑल ज्यादा मिले। तो हमेशा याद रखना, स्टेबिलिटी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इधर क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी is inversely proportional to heat of hydrogenation or inversely proportional to heat of note कर लो। तो आप लोग पढ़ के आए हो, बोला था ना एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ने का सर, भूल गए? हाँ? पढ़ के आए हो, थोड़ा सा पढ़ के आया, पढ़ा है, पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ा, आगे समझ, पढ़ने की जरूरत है मेरे से नहीं ना, ऐसे ही लोग चाहिए। हाँ ऑर्गेनिक में मैंने बता भी दिया था सब कुछ, बुक सेकंड बुक का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है उसको पढ़ना है ना। हाइड्रोकार्बन से पहले जो दे रखा है उसी में स्टार्टिंग में दे रखा है, शायद पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा
तो सब पता है मेरे को। इधर भी 43 थे, देखो कितने बाकी है। यार फिर भी ठीक है, अभी 40 अभी 39 है। तो कुछ तो ज्वाइन करके इधर बैठे आज लेक्चर फर्स्ट को पता नहीं क्यों इतना लेक्चर लगा दिए। कहीं घूमने उमने जाना होगा तुम लोग को, क्यों? या कल घूम लिए? कहाँ कल घूम लिए? हाँ? कल छुट्टी है सर कल पेपर है सर, क्या छुट्टी की बात कर रहे हो? अभी इस हफ्ते 2 छुट्टी थी ना तुम लोग की, ट्यूसडे थी, थर्सडे थी। ट्यूसडे नहीं थी? अच्छा, नहीं physics थी। था। क्या नोट किया? ये नोट कर लिया? चलो एक क्वेश्चन करो। तो ये तो आपको पता चल गया, ये लिखा था एग्जांपल, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। तो क्या रट मत लेना, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है इससे। रटना है क्या? नहीं, रट ले। ठीक है, 90% केसेस में सर trans ऐसे पता ज्यादा लगा है। सकते हैं ना, मतलब इस चीज को ऐसे याद कर सकते हैं ना कि वो ट्रांस है तो मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा मतलब तो फोर्स ऑफ ऐसे याद, अट्रैक्शन ज्यादा है। देखो सुनो, हाँ समझ गया तुम्हारा डाउट। तो ऐसे याद मत करो, सिस का ज्यादा होता है, ट्रांस का ज्यादा होता है। हाँ वो सारे लोग याद कर सकते हैं जिनको सिर्फ मेल्स करना है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें लिखा दूंगा मैं सारे सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस सिस। बट डिपेंड करेगा बेटा कोई भी चीज क्या कंपाउंड है। ठीक है, यदि रटना चाहोगे तो रट लो। 90% केसेस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा सिस से। बट अभी अगला जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ वहीं पे, ठीक है? तो ओके सर। कोई ज्यादा यदि अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे गलत करवा लेगा जो आप रटो। बट 90% क्वेश्चन में आप रट के आपका काम चल जाए। ठीक है, तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रटना चाहो तो रट लो, बट एक बार आंसर टिक करते टाइम क्या करोगे, चेक कर लो जो आपने रटा है सही आ रहा है उससे। ठीक है, मतलब क्योंकि बेसिक तो मैंने सारे सिखा ही दिए, क्या देखना है किसमें वैसे सीख गए हो। तो वो यदि आप यूज कर लोगे 1 मिनट तो फिर अपना आंसर भी कंफर्म सही भी हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ इसमें यही देखना था और पूछने वाला आदमी यही पूछना चाहता। अब मेरी सपोज मैं ये पूछूंगा आपसे, तो मैंने इसका क्या आंसर हो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा इतना? ये बताओ कैसे? तो तुम्हें पता क्या था? मैं तो जो मैंने बोला वही कर लिया, तुम्हें पता क्या लगा? अरे इस क्वेश्चन को आप लोग सोचो। सर नहीं समझ आ रहा कैसे होगा। आंसर तो पता ही है, रीजन बस ढूंढो। तो सॉल्युबिलिटी बनाना था कि मेल्टिंग पॉइंट बनाना था? क्या बोल रहे हो, मेरे से बोलो। आपकी आवाज काफी धीमी आ रही है सर। तो सॉल्युबिलिटी बताना है मेल्टिंग पॉइंट। बेटा इसकी स्टेबिलिटी बताना है, लास्ट अपन जो स्टेबिलिटी पढ़ा है। करेक्ट राहुल सर। इधर देखो, यदि सपोज ये दो कंपाउंड है, ठीक है, इसमें क्या आंसर तो सबको पता है कौन सा ज्यादा स्टेबल।
ऊपर वाला क्यों भाई ऊपर वाला? देखो इधर देखोगे बेटा तो ये ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है और ये ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों को क्या करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा एज कम्पेयर टू ये बड़ा मॉलिक्यूल सिर्फ इसको रिपेल करेगा और ये छोटा है। तो रिलेटिवली क्या होगा, इसमें ज्यादा रिपल्सन होगा और रिलेटिवली यदि इसमें ज्यादा रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, आगे समझ में? इसलिए इधर क्या आ गया, सिस ज्यादा स्टेबल है तो लोग रटवा देते हैं, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस, तो फिर मेरे पास तुरंत एक क्वेश्चन होता है, मैं गलत करा देता हूं। ठीक है, तो रटना नहीं है किसी को, रटोगे तो गड़बड़ होगा। नया चैप्टर हेड डालो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। सर क्या क्या टॉपिक डालना है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। आप वो वाला एग्जांपल वापस बता सकते हैं? बोलना चाहिए सबको। देखो जरा इसमें क्या हो रहा है, CH3 CTH5 और CH3 इधर H है, इसमें क्या था, इधर CH3 है, इधर CH3, इधर CH3। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल क्या करेगा, ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन लगाएगा और ये बड़ा मॉलिक्यूल सिर्फ इसको रिपेल कर सकता है, ये तो छोटा है। बेसिकली हमें क्या करना, बड़े मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है, ये इसको भी रिपेल कर रहा है, इसको भी रिपेल कर रहा है, बट इधर ये बड़े, इन दोनों बड़े मॉलिक्यूल में ज्यादा रिपल्सन होगा एज कंपेयर टू ये सिर्फ इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ काम करेगा। तो रिलेटिवली बेटा किसमें कम इंटरेक्शन होगा, रिलेटिवली कम इंटरेक्शन इसमें होगा, कम रिपल्सन इसमें होगा, कम रिपल्सन इसमें होगा, तो ये ज्यादा। आगे समझ? यस सर। साइज बड़ा होगा तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल यदि पास पास में, क्या रख लोगे सीधे सीधे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल यदि पास में है तो ज्यादा रिपल्सन होगा और ज्यादा रिपल्सन होगा तो क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी कम होगा। बेसिकली हम लोग जीओसी फर्स्ट पढ़ने जाते हैं, तो इसी के आप लोग को दो बुलेट में रखिए, जीओसी। ठीक है, तो ये हम लोग जीओसी 1 पढ़ेंगे, फिर जीओसी 2 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। तो जीओसी में बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑर्गेनिक के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ और नहीं है। मतलब यदि ये नहीं आता है तो आपकी पूरी ऑर्गेनिक खत्म। ये सब हर चैप्टर के साथ चलेगा। जैसे मैंने आइसोमेरिज्म का यूज बताया कि आपने रिएक्शन कराया और प्रोडक्ट आपसे नंबर में पूछ लेगा, अब वो जो प्रोडक्ट बना उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या ऑप्टिकल है या किस आइसोमेरिज्म है, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आपको यदि रिएक्शन भी आती है बट यदि आइसोमेरिज्म नहीं आ रहा है तो आपको पता है कि आप आंसर सही टिक नहीं कर पाओगे, और आंसर टिक नहीं करोगे तो आंसर नंबर कितने मिलेंगे। ठीक है, बस गए। तो आइसोमेरिज्म का अपना है, बट ये है कि आइसोमेरिज्म नहीं आता होगा तो नंबर नहीं आएंगे, बट ये नहीं होगा कि आपको ऑर्गेनिक ना आए। बट यदि जीओसी नहीं आ रही होगी तो आपको ऑर्गेनिक नहीं आ सकती, क्योंकि हर एक रिएक्शन में, हर एक क्वेश्चन में आपको जीओसी का यूज करना है। यदि जीओसी का यूज नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन किस पर अटैक करेगा, कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा और कौन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा। हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही समझना है बेटा। देखो बेसिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है आप सबको पता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, यही होता है, और तो कुछ होता नहीं है। अब हमें ये समझना है बेटा कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन किस पर अटैक करेगा। यदि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है तो पहले कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, यदि आपके पास देने वाले तो एक से ज्यादा ऑप्शन है तो कौन पहले देगा। ये सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए, और जिसको ये समझ में आता है फिर कॉमन सेंस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही होता है हर एक क्वेश्चन में। आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो,
क्या कर रहे हो? मन नहीं लग रहा तो जाओ घूम के आओ 5-10 मिनट। ठीक है, तो यदि क्या बोल रहा था मैं, हर एक क्वेश्चन में यही देखना होगा कौन किस पर अटैक करेगा और कौन जो अटैक करने वाला है वो कहाँ अटैक करेगा। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट होता है उसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। और जो अटैक करने वाला है उसको हम लोग नॉर्मली रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब समझना ध्यान से, ये वो है जिस पर कोई आके अटैक करेगा, मतलब इधर वो कोई इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्या है, वो जो अटैक करेगा जाके। दोनों क्लियर होगा? एक क्या होगा, एक अटैक करेगा और एक उस पर करेगा। जो जिस पर अटैक होगा उसको क्या बोलोगे, सबस्ट्रेट, और जो अटैक करेगा उसको क्या बोलोगे, रिएजेंट। और इसी को आप क्या बोल सकते हो, अटैकिंग। अभी यदि S और R, S प्लस R को यदि क्या करो, रिएक्शन कराओ, ऐड कराओ, और तो क्या बनेगा आपको, कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म। सपोज कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होती है जो सिंगल स्टेप हो जाए, मतलब S और R सीधे क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। बट कुछ ऐसी भी रिएक्शन होगी जिससे हमें कुछ बीच में कुछ इंटरमीडिएट मिलेगा। जैसे सबने सुना होगा कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्ब रेडिकल, ये सब सुना है क्या? कार्बन के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटाइन, कार्बन के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज है तो कार्बेनाइन, और यदि कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे, कार्ब रेडिकल। ठीक है, और कार्बन के पास यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे, कार्बीन। और यदि नाइट्रोजन के पास इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे नाइट्रीन। ठीक है, तो इतना अभी हमें नहीं सीखना है, अभी सिर्फ ये समझना कि इनमें से कोई बन जाता है, क्या होगा। तो ये जो सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब रिएक्ट करते हैं तो कुछ बीच में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, जरूरी नहीं कि हर एक रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो, बट इंटरमीडिएट भी। और उसके बाद, और ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट बने, एक से ज्यादा इंटरमीडिएट भी बन सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या मिलेगा आपको, तो सिंपल बेसिक रिएक्शन क्या चलेगा, सब ये वो जिस पर अटैक करेगा, ये वो जो अटैक करेगा, और ये बीच में वो जो इस बीच जो मिडिल स्टेप में फॉर्म होगा उसको आप इंटरमीडिएट बोलोगे, और फाइनल जो बनेगा उसको आप क्या बोलोगे। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? अब एक्चुअली में क्या होता है, ये जो केमिकल रिएक्शन, सर फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? क्यों भाई, इसमें क्या नहीं समझ में आया? सर मतलब आपकी आवाज बीच में मेरे को एकदम लो हो गई थी सर। क्या आवाज लो हो रही है क्या? बाकी लोग बताओ। हाँ सर, कभी Yes, कभी sir. हाँ सर, बीच में हो रही है। तुम लोग इंतजार क्यों करते हो, जब पूरा खत्म कर दो फिर उसके बाद सर तुम इससे लोग पहले भी बताते हो। बोले थे इमीडिएटली, वो इस बार थोड़ा लेट हो गया, सोच रहा था अब भी आवाज ठीक होगी लेकिन नहीं होगी। अभी ठीक है आवाज? हाँ सर, देखते हैं, अभी तो ठीक ही आ रही है। टाइम भी बर्बाद होता है। इधर देखो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं, फिर दोबारा सुनो मेरा। सबस्ट्रेट और रिएजेंट, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो होता है बेटा जिस पर अटैक होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यदि दे, सपोज सामने क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है और किसी के पास क्या नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो जिस पर अटैक होता है उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। जिसके द्वारा अटैक होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिएजेंट। ठीक है, अब इन दोनों के अटैक होने पर, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो, तो इंटरमीडिएट बनेगा। और इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्ब रेडिकल, या कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड कार्बीन, डबल इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे, कार्बीन। तो ऐसे इंटरमीडिएट फॉर्म हो सकते हैं। देन फाइनली आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या बता रहा था इसमें, यदि ये जो रिएजेंट और सबस्ट्रेट है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन करेंगे,
क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मतलब ये सोचो कि कुछ सबस्ट्रेट आपके पास ऐसा है कि मतलब कोई भी रिएजेंट गया और उसमें ऐड हो गया, मतलब कुछ भी बाहर नहीं निकला। जो भी रिएजेंट था, जैसे सपोज सिंपल ए और बी की रिएक्शन आप कराओ तो आपको क्या मिले, ए बी, कुछ भी बाहर ना निकले, सब क्या हो गया, ऐड हो गया। उसको क्या बोलोगे आप, एडिशन रिएक्शन। क्या बोलोगे, एडिशन रिएक्शन। यदि कुछ ए और एलजी है, उसकी रिएक्शन बी से कराया, एलजी मतलब लिविंग ग्रुप, ए और एलजी है, उसकी रिएक्शन यदि बी के साथ कराया और आपको क्या मिला, ए बी प्लस, क्या ए और एलजी की रिएक्शन बी के साथ कराओगे तो क्या मिला, मतलब इधर क्या हुआ, बी ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, बी ने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको क्या बोलोगे आप, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। और यदि कुछ ऐसा था, ए बी था, उसमें कुछ सी डी लगा हुआ, ठीक है, इसकी कुछ रिएक्शन हुई और हमें क्या मिला, ए बी प्लस, तो ये क्या होगा, इससे कुछ ऐड हुआ नहीं इसमें और ऊपर से क्या हो गया, एलिमिनेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मेजरली होती तो बेटा बहुत सारे टाइप की रिएक्शन, तो मेजरली ये 3 टाइप की रिएक्शन, या तो कोई किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा, या जाके ऐड हो जाएगा, या एलिमिनेशन। ठीक है। अब इसी में हम लोग बहुत सारे टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, एडिशन में भी बहुत सारे टाइप होंगे, एलिमिनेशन में भी बहुत सारे टाइप होंगे। तो जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते जाएंगे वो सारी चीजें आती जाएंगी। तो बट मेनली होगा क्या, या तो कोई किसी को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, या कुछ सब ऐड हो जाएगा, या एलिमिनेट हो जाएगा। आगे समझ में, तो ये बेसिकली आपकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ये बात, यस सर। क्लियर है इतना? अब हमें क्या पढ़ना है, हमें इन सब के बारे में पढ़ना है। इसमें पढ़ना क्या है, हमें इन सब के बारे में पढ़ना है कि ये जो रिएजेंट है ये कैसे हो सकते हैं, और ये जो सबस्ट्रेट है ये किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। यदि पर्टिकुलर रिएजेंट की बात करो, सपोज आपके पास कुछ ऐसे RX टाइप, ये क्या बोलोगे, ये क्या एल्काइल ग्रुप है, और X क्या होता है, हैलाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड ग्रुप। क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड ग्रुप। ठीक है। नॉर्मली इसका नाम क्या लिखते हो आप, 1-फ्लोरो ब्यूटेन, करेक्ट, IUPAC नेम, बट CL होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, एल्केन, करेक्ट। अब इसी को यदि आपको कॉमन नेम बोला जाए तो क्या बोलोगे आप, एल्केन हैलाइड। तो जो 12th का पहला चैप्टर है वो सिर्फ आपका एल्केन हैलाइड के बारे में, मतलब सारे एल्केन हैलाइड की रिएक्शन हम लोग क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे डिफरेंट कंपाउंड के साथ, तो क्या मिलेगा। तो यदि आपके पास ये एल्केन हैलाइड है तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये बातें हमें इसमें समझनी है। यदि ये है तो यदि आपको कोई इलेक्ट्रॉन देने आए तो क्या वो इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, कहाँ अटैक करेगा, समझ रहे हो। यदि आपको बोलूं, अभी देखो मैं इधर तुमको कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, बेसिक एक जो सोचना है आपको वो डेवलप करा रहा है। यदि सपोज ये कंपाउंड है आपके पास और सामने ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, और उसको देना है। ठीक है। अब ये इन 4 कार्बन में से कौन सा ऐसा कार्बन होगा जहां पर ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी कहीं कब देगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो, करेक्ट, चाहे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो। और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कहां होगी, यदि ये X प्रेजेंट है तो X की कोशिश क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की। इलेक्ट्रॉन जो X है बेसिकली हैलोजन है, वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यदि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो X क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यदि पार्शियली नेगेटिव आएगा तो इसके बाजू वाले कार्बन में क्या आएगा, करेक्ट। यदि पार्शियली पॉजिटिव आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, नियर करेगा,
बोले देखेगा जहां पर डिफिशियंसी है वहीं पर जाके अटैक करेगा। क्योंकि बोला जाता है ना, दान उसी को करो जिसको जरूरत है, और लेगा वही जिसको जरूरत होगा। ये मना कर देगा, बोला चाहिए मैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये वाला कार्बन इसके साथ है, ये क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बट ये वाला कार्बन हाइड्रोजन के साथ है, ज्यादा खुश है ना, करेक्ट, क्योंकि ये खींच रहा है तो इसके ऊपर क्या डिफिशियंसी। ये वाला कार्बन चाहेगा कि भाई मेरे को कोई आके इलेक्ट्रॉन दे जाए, ये वाला चाहेगा क्या वैसे। तो हमें यही समझना बेटा किस टाइप के कंपाउंड में कहां पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, वो पर्टिकुलर ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा। यदि सपोज हेलोजन है तो हमेशा हेलोजन यदि कहीं लगेगा तो इस तरीके से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बन सकता है ना, कभी भी हमेशा बन सकता है। यदि हेलोजन है और हेलोजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, वो क्या कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की कोशिश करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की कोशिश करेगा तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो अटैक उस पर ही होगा हमेशा। तो ऐसे ही समझना, एक तो ये एग्जांपल था, यदि हेलोजन है तो इधर अटैक करेगा, और इस टाइप के ग्रुप यदि लगे होंगे तो क्या कैसे बिहेवियर होगा वो हम लोग समझेंगे इन ग्रुप के इफेक्ट पर। क्या करेंगे, ग्रुप्स के इफेक्ट पर। इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है रेजोनेंस इफेक्ट, थर्ड होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फोर्थ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टोटल हमें क्या होते हैं, 4 इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस को ही हम लोग पीजोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। थर्ड पढ़ेंगे क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन, और फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये नोट करो, तो समझ में आता है, नोट कर शुरू कर लो। फिर उसके बाद हेडिंग डालना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यहाँ सबस्ट्रेट, गूगल कर लो, मेरे पास तो लिखा नहीं है सबस्ट्रेट क्या, लिख लेना, कहते हैं डीएस है, ये इंटरमीडिएट, ये थोड़ा सर आपकी आवाज लो आ रही है फिर से। लो आ रही है क्या, मेरे को लग रहा है नेट की वजह से। और नेटवर्क इशू मतलब सर अभी भी लो है। अभी भी लो है, कितना लिखो तो देखते हैं। सर वो टाइप्स भी लिखना है डिफरेंट, या सिर्फ ऊपर वाला लिखना है? सिर्फ इतना लिख लो बस, बाकी कुछ ओके सर। सर और टॉपिक क्या लिखना है नेक्स्ट? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। उसमें से 4 जो लिखने हैं, उसका पहला लिखो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। उसमें 4 टाइप्स के सर इलेक्ट्रॉनिक, आवाज नहीं आ रही है, लो आ रही है बहुत। तो आ रही है क्या अभी भी? हाँ सर। इंडक्टिव इफेक्ट, पहला हेडिंग डालो इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे हेडिंग डालना, हेडिंग लिखना है, चारों लिखना।
सर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ना नेक्स्ट टॉपिक? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, फिर उसमें ये चार देखो। तो पहला हेडिंग सर ये ओवरव्यू के तौर पे लिखे ना, क्या? ओवरव्यू जैसे लिखे ना इसको। हाँ, उसके बाद नया टॉपिक हेडिंग डालो, फर्स्ट वाला, ये चार को ही पढ़ना है बेसिकली। पहला क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। अब समझते हैं जरा ये इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। ये हुआ सभी का इंडक्टिव इफेक्ट, हेडिंग डाल के बैठ जाओ। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं। हो गया सभी का? ठीक है, अब देखो जरा इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को लेते हैं, इनके पीछे बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आवाज ठीक आ रही है? यस सर। यदि ये दो कार्बन के बीच, ये एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखो, तो बीच में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब ये यदि कहीं पर X प्रेजेंट होगा तो X की टेंडेंसी क्या होती है? हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होगी? इसकी तरफ शिफ्ट होगी। करेक्ट? इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। यदि इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आएगा, अब ये डिफिशिएंट होगा, ये क्या कोशिश करेगा? इससे थोड़ा खींचे, इसके ऊपर क्या आएगा? थोड़ा कम पार्शियली पॉजिटिव। करेक्ट? थोड़ा कम, तो ये इससे क्या, ये इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे कुछ आ जाएगा, इससे कुछ आएगा, तो ये क्या करेगा? इससे कुछ कम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता होगा। इस तरीके से इसकी वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का इंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। करेक्ट? क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये सारे क्या है? सिग्मा बॉन्ड। जब कभी भी बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो थ्रू सिग्मा बॉन्ड, थ्रू सिग्मा बॉन्ड, उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडक्टिव। ये आ रहा है समझ में सभी को? ये इलेक्ट्रॉन, और ये हमेशा परमानेंट है। यदि किसी एल्किल हैलाइड, किसी एल्केन में यदि हैलोजन लगा होगा तो हमेशा यही करेगा, क्योंकि हमेशा यदि हैलोजन है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचे। यदि अपने तरफ खींचेगा तो बाजू वाले में क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाजू वाले में भी क्या आएगा? थोड़ा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो यदि इस तरीके से कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, इस तरीके से, इस तरीके से यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो थ्रू सिग्मा बॉन्ड, वैसे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। और क्या बोल सकते हो? ये जो इफेक्ट होगा वो परमानेंट इफेक्ट होगा क्या? किसी के आने या किसी के जाने से क्या इसका बिहेवियर चेंज होगा? क्या इधर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो बदलेगा? नहीं बदलेगा। ये यदि हैलोजन है तो वो हमेशा यही कराएगा। तो सपोज इधर एक कार्बन लग जाए तो ये भी इसको ही देने लगेगा। करेक्ट? अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक्चुअली में दो टाइप के, प्लस आई और प्लस आई और माइनस, द प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अब प्लस आई माइनस आई किसको बोलेंगे? ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये बेटा इंडिविजुअल इफेक्ट, मतलब एक स्पीशीज का इफेक्ट है।
ये मत बोलना कि ये पूरे कंपाउंड का इंडक्टिव, ये पूरा कंपाउंड इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, इसका कोई सेंस है? पूरा कंपाउंड इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट कौन करेगा शो? ये ग्रुप करेंगे, ये स्पीसीज करेंगे। तो ये जो स्पीसीज है ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो ये यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसके ऊपर क्या रहा है? नेगेटिव। तो वो सारे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे उनके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो उसके इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस। तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इसी को क्या बोलते थे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्या बोलते थे? EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अच्छा ये बताओ सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या, जी का क्या है? ग्रुप। ओके। ठीक है, अब यदि आप सोचो यदि आपके पास 500 रुपए थे, ठीक है, सपोज इसके पास 500 रुपए थे, ठीक है, ये इसके पास 500 थे और ये गई निधि, ठीक है, और इसके 500 ले लिए। अब ये आर्यन बाकी दोस्तों को क्या बताएगा? मैंने निधि को 500 रुपए दे दिए, ये बताएगा ना? ये तो बताएगा नहीं कि निधि ले गई, ये बताएगा क्या? नहीं बताओगे ना? अपनी इज्जत अपने हाथ में है, बता सकता है सारे दोस्तों को कि मैंने दे दिए, करेक्ट? तो ये क्या, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसने पैसा इसको क्या कर दिए? डोनेट कर दिए। ये ऐसा सबको बोलेगा, बट निधि सबको क्या बताएगी? मैंने विड्रॉ कर लिया, मैंने छीन लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उसका इफेक्ट क्या होगा? माइनस आई। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब ये बेचारा कार्बन क्या बोलेगा? मैंने भाई दिए, नहीं बोलेगा ना? ये तो बोलेगा नहीं कि मेरे से एक्स ने छीन लिए, ये क्या बोलेगा? मैंने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। तो वो सारे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें वो क्या होंगे? प्लस आई इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें वो क्या होंगे? तो दोनों की इज्जत भी बनी रही और दोनों का काम भी हो गया। निधि को ये, निधि भी अपना व्यापार टाइप कर, मैं छीन लिए, ठीक है, समझ गया? तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, प्लस आई और माइनस आई। याद रहेगा? आकाश सबको रहेगा? आकाश तो देता है, तेरे से छिन जाते हैं। नहीं बस पर्सनली। सर आप अभी लिखाएंगे ना ये? हाँ बिल्कुल मैं लिखाऊंगा। ये समझ में आया सभी को? क्लियर है? हाँ सर। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? और चलो थोड़ा और डिस्कस। अब यदि इसमें और क्या बात कर सकते हैं कि वो सारे ग्रुप जनरली, वो सारे ग्रुप जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं? माइनस आई, ये बोल सकते हैं। और जो जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो क्या होंगे? जनरली प्लस आई ग्रुप होंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, करेक्ट? और वो क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्या बोलते हैं उनको? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उनको EWG। ओके, मैं शॉर्ट में पूरे ऑर्गेनिक में यही बोलूंगा। ये ERG है, इधर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऐसी बातें हम लोग किया करेंगे। अब ये बताओ जरा, एक बात तो समझ में आ गई, यदि ये कभी भी प्रेजेंट होगा इस तरीके का, यदि अरेंजमेंट होगा तो ये इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा शो करेगा, और ये जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? और कुछ बोल सकते हैं क्या? क्या ये बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसका इफेक्ट इस पर सबसे ज्यादा है, इस पर और कम, इस पर और इधर और कम हो जाएगा? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। यदि सपोज इधर x होता तो इस पर इफेक्ट और इस पर इफेक्ट क्या होता? सेम। और इस पर क्या होता? क्योंकि इससे जो ये खींचा है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आया, सेम इस पर भी क्या होगा? सेम पार्शियली पॉजिटिव, थोड़ा सा कम होगा बट सेम होगा।
बट इससे क्या होगा, थोड़ा सा इसका सबसे कम होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ये इसका जो इफेक्ट है, मतलब इसके जो विड्रॉइंग इफेक्ट है, विड्रॉ करने का नेचर है, ये डिस्टेंस के साथ क्या होता चला जाएगा। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और बेसिकली बोल सकते हैं डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। क्यों डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। आगे समझ में, ये नोट करो, कुछ कुछ चीजें दिखा देता हूं। इसी को बेटा हम लोग सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यदि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वजह से इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट भी बोलते हैं। देखो जरा, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, आई से। ये दो टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस। तो इंडक्टिव इफेक्ट लिखो, पहले ब्रैकेट में लिख लेना आई। इट इज द परमानेंट, it is the permanent oblique displacement of सर आप electron. रिपीट सकते हो वापिस? It is the permanent oblique displacement of It is the permanent displacement of electron towards more electronegative element. Displacement of electrons toward more electronegative element known as inductive effect. इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफर हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, यही हो रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उस इफेक्ट को आप क्या बोलोगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ये सब ड्रॉ कर लो, तो मैंने ड्रॉ करा है, सब ड्रॉ कर दो। सर आप ईडब्ल्यूजी का मीनिंग बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। W मतलब विड्रॉइंग, R मतलब रिलीजिंग, E मतलब इलेक्ट्रॉन, G मतलब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards electronegative element known as inductive effect. अब हेडिंग डालो, ये लिखने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। सर क्या हेडिंग डालनी है? कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, प्लीज वेट सर। सर इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स ना? हाँ हाँ हाँ, अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास तक इंडक्टिव इफेक्ट ही पढ़ते रहे। तो नेक्स्ट क्लास भी हमारा आधा से ज्यादा क्लास इंडक्टिव इफेक्ट में जाएगा। मतलब एक एक क्लास का हर एक इफेक्ट है, भी ठीक से पढ़ा जाए तो। बट टोटल 3 क्लास में चारों इफेक्ट हो जाएंगे, मतलब ठीक से नहीं। हाँ बट क्वेश्चंस थोड़े कम करेंगे। हाँ नेक्स्ट क्लास तो इंडक्टिव इफेक्ट ही चलेगा, बट नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि रेजोनेंस इफेक्ट पूरा कंप्लीट कर दूं। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा, पहला it is operated due to sigma bond electron. It is operated due to
सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन and pi electron do not interfere. Pi electron do not interfere. Pi electrons do not interfere in inductive effect. Second one लिखो. It is distance dependent effect. Second one, it is distance dependent effect and decreases with increase in the distance. It is a distance dependent effect and decreases with increase in the distance. It is shown by सर नेक्स्ट पॉइंट या फिर वही पॉइंट है? third point. It is shown by इस तरीके से, जैसे मैंने इधर दिखाया था इस कंडक्टेंस में. It is shown by this. shown by this or this. Next point, it is additive property. It is additive property. सर एडिक्टिव या फिर एडिटिव? Additive. ADDITIV. ठीक है. उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट बेटा दो टाइप लिख लो, प्लस आई माइनस आई, इस तरीके से. आगे समझ में. तो बेसिकली क्या होगा, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहां पर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप होगा. और इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव. यदि किसी कंपाउंड की बात करेंगे बेटा तो एक उसी पर्टिकुलर कंपाउंड में प्लस आई भी होगा और माइनस आई भी होगा, क्योंकि एक ले रहा होगा तो बोलेगा, दूसरा बोलेगा मैं दे रहा हूँ. ये क्या बोलेगा, मैं ले रहा हूँ. ये क्या बोलेगा, मैं दे रहा हूँ. करेक्ट. तो दोनों एक ही कंपाउंड में आपके प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट दोनों. इसको लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट. ठीक है. उसमें ये लिख सकते हो, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्लस आई इफेक्ट. अच्छा ये बताओ, प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो कर सकते हैं? क्या सर? प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो कर सकते हैं? तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, नॉर्मली जैसे कार्बन वाले, जैसे सर जो रिलेटिवली कंपाउंड में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. बेसिकली जो आपके क्या हो, कार्बन वाले कंपाउंड सारे एल्काइल ग्रुप, वो सारे क्या होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कम शो करेंगे. इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई वाला ज्यादा शो करेंगे और माइनस आई वाला कम शो करेंगे. ठीक है. तो सपोज क्या लिखा था, प्लस आई का मतलब तो सबको पता है, वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, वो क्या है, प्लस आई. अब यदि सपोज आपके पास अल्काइल ग्रुप में सपोज आपके पास ये दे रहा होगा, कहीं CH3 लगा हो, कहीं पर दो कार्बन ये. बताओ किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस आई किसका ज्यादा होगा?
इसमें ये सिर्फ अकेला दे रहा होगा, इसमें ये तो दे रहा होगा, साथ में शायद थोड़ा बहुत ये दे रहा होगा, ये इसमें ये दे रहा होगा, साथ में थोड़ा ये दे रहा होगा। आया समझ में? तो ओवरऑल क्या होगा, मैंने अभी बताया आपका जो इंडक्टिव करंट वो क्या है, एडिट। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या होगा, ज्यादा, मतलब इंडक्टिव करंट क्या करेगा, पहला पॉइंट क्लियर है सभी को? इस तरीके से हम लोग यदि कंपेयर करना हो तो क्वेश्चन यही से पता चलेगा हमें कि कौन ज्यादा इंडक्टिव करंट शो करेगा। तो ये क्या करेगा, ज्यादा इंडक्टिव शो करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोड इंडक्टिव करंट यदि शो करेगा, यदि ये कहीं पर अटैच्ड है, ये इसकी वजह से क्या होगा, सामने वाले के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि वो ज्यादा देगा तो नेगेटिव चार्ज क्या है, ज्यादा, करेक्ट। तो फिर हम लोग उस हिसाब से ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, वो हम लोग अभी आगे सीखेंगे। बट मैं उस समय आपको ये तो सिखाऊंगा ज्यादा चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, बट मैं ये नहीं सिखाऊंगा इसके ऊपर ज्यादा चार्ज क्यों होगा। तो ये इसके ऊपर ज्यादा चार्ज क्यों होगा वो हमें किससे पता चलेगा, जीओसी से पता चलेगा। क्लियर है? यदि उधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो क्या होगा, ज्यादा इंडक्टिव करंट शो करेगा, और इसका जो प्लस आई होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर समझ में इतना, यदि ऐसा कुछ हो, ये पहला क्वेश्चन था। इन तीनों में किसका इंडक्टिव करंट ज्यादा होगा, इन तीनों में किसका ज्यादा होगा, तो फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का, क्यों भाई फर्स्ट वाला, ये कार्बन तो सब में क्या सेम है, नहीं सर, सॉरी, थर्ड वाले का उसमें तीनों कार्बन सेम पोटेंशियल से दे रहे थर्ड हैं। वाले में जो तीनों कार्बन है वो तीनों पास पास है, जबकि इसमें क्या ये तो है, बाकी ये तो दोनों दूर है, बाकी ये तीनों दूर है। और इसमें क्या हो रहा है, बाकी ये दोनों क्या कर रहे हैं, पास हो रहे हैं। बस गए, इंडक्टिव करंट किसका ज्यादा होगा, थर्ड वाला। आगे समझ, अच्छा ये बताओ, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा देगा, या किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज्यादा देगा, सर नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा देगा, क्योंकि वो देखो हर एक हमेशा याद रखना चार्ज का क्या, तो जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो हमें अपने दिमाग में डेवलप करनी है, हमें वैसे तरीके से सोचना शुरू करना है। यदि किसी के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कुछ भी है वो क्या प्रोसेस रहेगी उनकी, कि पॉजिटिव और नेगेटिव यदि दोनों है तो वो सबको क्या करना बेटा, न्यूट्रल रहना पसंद है। किसी को किसी बात को टेंशन ना हो, ऐसे ही जीवन जीना चाह रहे हैं ना सब लोग। तो ये जो चार्जेस, ये जो एलिमेंट है ना अपने केमिस्ट्री वाले, ये भी क्या चाहते हैं, इनको भी क्या चाहिए, न्यूट्रल जीवन। यदि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है तो उनकी टेंडेंसी क्या होगी, हमेशा चार्जेस खत्म हो जाए। और चार्जेस खत्म होने के लिए क्या होगा, यदि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कब खत्म होगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यदि नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा डोनेट करने की कोशिश करेगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की कोशिश। आगे समझ में? तो यदि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सिंपल आप बोल सकते हो कि उसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई वाला जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा न्यूट्रल से। क्लियर है? यदि किसी आपसे पूछा जाए O माइनस और सर जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होने के लिए एक्सेप्ट करेगा ना, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एक्सेप्ट क्यों करेगा भाई इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है ना। और तो जैसे कि सर सोडियम, और सोडियम है तो सोडियम है तो सर उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देते हैं ना सर, ऐसा स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो स्टेबल हो जाता है। बट यदि वो न्यूट्रल फॉर्म में रहता है वो तब, यदि जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव और नेगेटिव कंपाउंड बनाता है,
है। यदि कोई अपना सिर्फ सोडियम अकेला घूम रहा है तो सोडियम Na+ के फॉर्म में नहीं घूमेगा कभी भी, ठीक है। सोडियम के यदि अकेले रहना है तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, सोडियम के फॉर्म में रहेगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट तब करेगा जब आपका क्या करेगा, वो उसके सामने Cl हो, तो इससे क्या होगा, Na और Cl आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि Yes, sir. उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यदि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बने उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो कुछ कुछ नहीं है हमेशा। अब ऐसे सोचा जाए तो सोडियम भी क्या कर रहा है, Na+ है, तो Cl- से क्या कर रहा है, Cl- के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना। Cl- के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, Na+ के पास कम है, आपस में क्या करें, बॉन्ड बना लिए। तो Na+ में हम लोग ऐसी बात करेंगे ना, Na+ और Cl- में Cl ने अपना नेगेटिव चार्ज इसको दिया और सोडियम को मिल गया। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन तभी आया ना जब इनके, या तो हम लोग ये बोल सकते हैं इनके इन्होंने अपने एक दूसरे ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन चार्जेस खत्म कर दिए। आया समझ में? तो इस तरीके की सोच डेवलप करना है कि यदि नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा क्या करेगा, डोनेट करेगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा। यदि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस ये अब ये बताओ जरा, इन दोनों में किसका इंडक्टिव ज्यादा होगा, ये दे रहा होगा ये दे रहा होगा, पहले वाले का ज्यादा, क्योंकि ये क्या पास है, ये है, समझ में? तो इसका इंडक्टिव क्या होगा, इससे आगे समझ में, इतना नोट कर लो। सर पहले वाले का किससे ज्यादा हुआ? पहले वाले का इससे ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा ये ग्रुप कार्बन से कनेक्टेड है, इधर सीधे ऑक्सीजन से, और ये वाला ऑक्सीजन एक कार्बन दूर है, मतलब डिस्टेंस पे क्या है, दूर है, और डिस्टेंस क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस ज्यादा है तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ज्यादा डोनेट कर पाएगा एज कंपेयर टू, इसीलिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारी एक और क्लास है, ठीक है। चलो तो फिर इतना लिख लो, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय। बाकी जो बी फेज वाले हैं उनके लिए मैं लिंक भेज रहा हूँ दोबारा, 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। चलो बाय। थैंक यू सर।